डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मेटाफिजिकल पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स एंड मिल्टन के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोएट्स के जो रिलीजियस जो एंगल से जो लिखते थे उनके बारे में डिस्कस किया था, जॉन डन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो सेक्युलर मेटाफिजिकल पोएट्री है, जो पोएट्स सेक्युलर एस्पेक्ट से पोएट्री लिख रहे थे, जिसमें डिवोशन जो है वो एक रिलीजियस डिवोशन नहीं है, जिसमें एक रिलीजियस डिलेमा नहीं है, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उससे परे हटके जो एक पोइट्री है, मेटाफिजिकल पोइट्री का जो एक ब्रांच है, उन राइटर्स के बारे में हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दूसरा, कैवेलियर पोएट्स जिन्हें सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है, उन राइटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा, मिल्टन के बारे में आज के लेक्चर में हम ब्रीफली एक मिल्टन के बारे में उनका जो एक छोटा सा शॉर्ट बायो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सेक्युलर मेटाफिजिकल पोएट्स थे, the secular metaphysical poets who were influenced by Donne were, सबसे पहले उसमें नाम आता है जिनका पोइट्री अगर हम देखें बहुत कम उनका पोइट्री जो है सरवाइव किया है। उनका जो राइटिंग्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, ख़ास तौर पे उनका जो फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं, उसमें हमें कुछ कुछ उनका जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है वो मिलता है। उनका नाम है लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चेरबरी, 1583 से 1648, and he is known for his philosophical and historical writings. दूसरे जो सेक्युलर मेटाफिजिकल पोएट हैं उनका नाम है हेनरी किंग, 1592-1669 तक, और इनका फेमस वर्क जो है वो है द एग्जिक्वी। तीसरे जो पोएट हैं, बहुत फेमस पोएट थे उस समय के लिए, जॉन क्लीवलैंड, 1613-1658, और इनका फेमस वर्क है मार्क एंथनी। चौथे जो फेमस पोएट है, सेक्युलर पोएट, वो हैं अब्राहम काउली, 1618-67, और इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसका नाम है द मिस्ट्रेस। ये 1647 में पब्लिश हुआ था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं सेक्युलर मेटाफिजिकल पोएट्री में, जिनके वर्क्स एक समय पे लिखे गए थे लेकिन उनके वर्क्स काफ़ी टाइम बाद जाके 17th सेंचुरी का जो एंड डेकेड्स है तब इनके वर्क्स पब्लिश होते हैं। इनका नाम है एंड्रू मार्वल। (1621-78). His poems were written during 1650s but were published after his death in 1681। तो हम देख सकते हैं कारण क्या रहा होगा, ख़ास तौर पे जो पूरा सिविल वॉर का टाइम पीरियड है,
सिविल वॉर के टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि एक प्यूरिटनिज्म का जो पूरा एक डोमिनेंस था, प्यूरिटन आइडियोलॉजी का जो पूरा डोमिनेंस था, तो इस तरीके का मेटाफिजिकल सेंशुअस पोएट्री जो है उसको कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं पब्लिश नहीं किया जाता था। और जो ये जितना भी वर्क्स हैं ये कहीं ना कहीं मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो है शेयर किए जाते थे, और किसी के जो इनको रीड करने में इंटरेस्टेड हों, जो पोइट्री को लेके जो उस समय जो इस तरीके का पोइट्री रीड करते हों, उनके बीच में हम देख सकते हैं ये दिस काइंड ऑफ पोइट्री वाज रेड। तो इसलिए हम देखते हैं 1681 में जाके इनके वर्क्स इनके डेथ के बाद जो है पब्लिश होते हैं। इनकी पोएम के बारे में अगर हम बात करें, जो एक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम कहें, हिज बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक poems are those in which an adventurous wit is perfectly subdued. विट अगर हम देखें कि जिन राइटर्स को विट से जोड़ के देखा जाता था, मेटाफिजिकल विट से जोड़ के देखा जाता था, उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, विट इज इंटीग्रल टू दीज पोएट्स एंड इज बाउंड विद एक्यूरेसी of observation and its moral feelings। तो एक खास बात हमें इस समय दिखाई देती है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो रेवोल्यूशनरी जो पीरियड है, सिविल वॉर का जो पीरियड है, उसमें किसी तरीके का लिटरेचर जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ है। लिटरेचर उस समय में अगर हम देखें तो मिल्टन जैसे राइटर जो हैं वो बेस्ट राइटर, एज अ बेस्ट राइटर स्टैंड आउट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ख़ास तौर पे सिर्फ 17th सेंचुरी के लिए नहीं बल्कि आने वाली सेंचुरीज़ में भी मिल्टन को जो है हम देखते हैं एक बेंचमार्क बना के बहुत सारे राइटर्स जो अपने वर्क्स लिखते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि एक ख़ास तरीके का पोइट्री, एक ख़ास तरीके का इंटेलेक्चुअलिज्म हमें एंड्रू मावल और ये जो सेक्युलर मेटाफिजिकल पोएट्स हैं इनमें दिखाई देता है। एक चीज़ और अगर हम देखें कि विट जो है यहाँ पे डोमिनेंट रोल प्ले करता है, और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको एक्यूरेटली जो है आपको उसको एक सिंबॉलिक तरीके में दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें और एक फीलिंग भी उसके साथ जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि जो ये ब्रांच ऑफ पोइट्री था, जो सेक्युलर पोइट्री था, ये अपने आप में एक ख़ास तरीके से बाकी रिलीजियस पोइट्री या फिर अगर कैवलियर पोइट्री का बात किया जाए तो इससे अलग स्टैंड आउट करता था। इन पोएट्स को अगर हम देखें सिवाय एंड्रू मावल के, बाकी पोएट्स को जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लिटरेरी हिस्टोरियंस ने, लिटरेरी क्रिटिक्स ने उन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है, उनको ज़्यादा अगर हम कहें इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। एंड्रू मावल का वर्क क्योंकि वो 1681 में जाके जब पब्लिश हुआ, दूसरा कि मिल्टन के साथ एंड्रू मावल का जो एक हम देखते हैं रिलेशन है, कहीं ना कहीं एंड्रू मावल भी जो एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ या पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है, एक सेटअप बनता है, एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करके जो एक सेटअप बनता है, उसके समर्थन में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि जब 1660 के बाद रॉयलिस्ट्स जो हैं, चार्ल्स II जो है दोबारा पावर में आते हैं, रेस्टोरेशन एज जिसे हम कहते हैं, वो रेस्टोरेशन एज जैसे जैसे ख़त्म होना शुरू होता है और प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट, उनका आइडिया फिर से डोमिनेंट आइडिया बन के उभरने लगता है, तब जाके हम देखते हैं कि एंड्रू मावल का वर्क भी पब्लिश होता है। इनके बेस्ट नोन वर्क का अगर हम बात करें, हिज बेस्ट नोन वर्क्स